ज्वाइन। ये देखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपको दो लिंक्स भेजे थे ना, जो 6:30 वाला लिंक है ना, उसे आपने ज्वाइन करना है पहले। आप ही ने मैसेज कर दें मुझे कि दो लिंक्स होंगे ना, आप 6:30 वाले को ज्वाइन करें। यहाँ पर तो मैं अकेला ही हूँ अभी। आ गए। हो गए? ठीक है। मैं देख लेता हूँ ना क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर। जी आपको मेरी वॉइस। आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। आप बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है जी मेरा आपको? बताइएगा। जी जी, हम आपको साथ ले रहे हैं, अभी क्लास शुरू करने लगे हैं साथ। हाँ तो ठीक है। इस क्लास में हमारे साथ ना एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, ठीक है, उनको भी, जो शायद लाहौर से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी और शहर से करते हैं। ये भी हमें थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इशू नहीं बनेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए मैंने कहा कि ये हेडफोन लगा लें तो अच्छा है। एक से भी काम हो जाएगा। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर क्लियर है, लेकिन अब जो वॉल्यूम है वो कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। जी जी। और स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? जी श्योर सर, स्क्रीन भी नज़र आ रही है। एवरीथिंग इज फाइन। गुड हो गया। गुड हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्लास भी ले रहे हैं और आपको हमने ना इसमें ऑनलाइन लिया हुआ है। जी। हमारी जो क्लासेस होती हैं ये वैसे भी रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, आपने जिस क्लास को ज्वाइन किया है इसकी ऑलरेडी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और अब हम जो आज पढ़ेंगे उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का हमारा कोर्स है। जी आ जाए। और इसके अंदर ना हम टोटल 5 मॉड्यूल्स डिस्कस करते हैं। पहले हम जरा उसको डिस्कस करेंगे, आप भी नहीं हो, ठीक है, कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं। ठीक है? आपका भी शायद अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो इसको मैं ना स्क्रीन पे ला रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लें और फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। बेटा आ जाओ। इसमें ना हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं, हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपका भी तकरीबन यही समझे कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है इसके अंदर वो एसईओ का है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। यहां से हमने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, वेबसाइट की एसईओ से, यानी वेबसाइट्स को कैसे रैंक करते हैं, इसका भी मैं इंट्रो देता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह इसके अंदर जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, ये अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा कोई बिजनेस ढूंढ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भी मेरा माउस चलते चलते खराब हो गया और मुझे देखना है कि यहाँ पर कोई शॉप है जो माउस रिपेयर करती है।
तो मैं गूगल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिखा है, तो बहुत सारे आप देख रहे हैं, ये टॉप पर हमें क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर, प्लेसेस। ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं, दीज प्लेसेस कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मतलब इन प्लेसेस को हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। और ये वाले प्लेसेस ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होते, बल्कि इन प्लेसेस को हम लोगों ने खुद से ऐड किया हुआ है। यानी इन प्लेसेस को हमने ऐड करना है गूगल के ऊपर। ये प्लेस गूगल पर किस तरह आता है, और इसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब ये हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। सो इसको हमने किस तरीके से ऐड करना है, इस मॉड्यूल में हम ये सीखते हैं। और इसको हमने कैसे रैंक करना है। अगर आप ये स्क्रीन पर देखेंगे तो प्लेसेस के नीचे एक प्लेस सबसे टॉप पर आ रहा है, एक दूसरे नंबर पर आ रहा है, और एक तीसरे नंबर पर आ रहा है। सिर्फ 3 प्लेसेस हैं जो टॉप पे आ रहे हैं, लेकिन प्लेसेस और भी हैं। जब हम मोर में जाएंगे तो हमें और प्लेसेस भी नजर आएंगे। सो इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ हम ये सीखते हैं कि भाई अपनी प्रोफाइल को बनाना कैसे है, यानी अपनी बिजनेस प्रोफाइल को हमने किस तरह बनाना है, और हमने उसको किस तरीके से रैंक करना है। ठीक है, इसी तरह इसमें जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप लोगों ने तो कंप्लीट किया है इसको। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और लिंक्डइन अकाउंट और पेज एड्स की बात भी है, और मैनेजमेंट की बात भी है। तो ये हमारा तीसरा मॉड्यूल ये वाला है। इस तरह इसके अंदर जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या है हमारे पास, जो हम लोग ऐड गूगल पर रन करते हैं। यानी जब कोई बंदा गूगल का सर्च यूज कर रहा होता है तो वहां पर भी हमें स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आते हैं। जब कोई बंदा किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो वहां पर भी बैनर ऐड नजर आते हैं। जब कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा होता है तो बीच में स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे एड्स बनाना हम इस मॉड्यूल में सीखते हैं गूगल एड्स में। और गूगल ऐड के केस में मैं आप सब लोगों को अपना गूगल ऐड अकाउंट शेयर करता हूँ, ताकि आप उसके ऊपर सही रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकें एड्स बनाने। ठीक है, और इसमें जो हमारा आखिरी मॉड्यूल है वो चौथे से रिलेटेड ही है, यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन। इसमें चैनल ऑप्टिमाइजेशन की बात भी आती है और वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन की बात है। तो ये टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं जो हमारे कोर्स में शामिल है, जिनको हमने पढ़ना है। हमारी क्लास जो होती है वो साइक्लिक वे में चलती है। यानी जो स्टूडेंट भी हमें जिस मॉड्यूल से ज्वाइन करता है, वो वाला मॉड्यूल उसका फर्स्ट मॉड्यूल होता है, और उसने ये सारे 5 मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं। इन 5 मॉड्यूल्स को पढ़ने के लिए कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर 1 है तो चैप्टर 2 है, बल्कि ये सारे के सारे अलहदा अलहदा मार्केटिंग टूल्स है। ये सारे अलहदा मार्केटिंग टूल्स हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपस में लिंक अप नहीं है। लेकिन ये जो 2 टूल आखिर में मैंने लिखे हैं, गूगल एड्स और यूट्यूब वाला, एक्चुअली जब आप वीडियो ऐड रन करते हो तो आपको वीडियो दिखानी होती है अपने चैनल की। तो इसका मतलब है कि ये किसी हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो ऐड चलाना है वो ऐड हमने अपने चैनल से पिकअप करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी हद तक आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आज हम जिस मॉड्यूल को स्टार्टअप कर रहे हैं वो जी एसईओ का मॉड्यूल है। सो इसलिए यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं, और ये बिल्कुल 0 पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसमें हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ये मैंने एक नई विंडो इसलिए ओपन किया है ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हम क्या करने वाले। व्हाट इज एसईओ, पहले ये समझ लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाम से तो हमें पता लग गया भाई ये किस चीज का एब्रीविएशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, इस वर्ड से ये ज्यादा क्लियर नहीं होता अगर मैं इसको एक और वर्ड लिखूं जो कि इसका ब्रांड नेम नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन।
क्या ख्याल है? आप कुछ थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ मैं क्या बात कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट्स, मतलब हम वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं फॉर सर्च इंजन, सर्च इंजन के लिए, कि भाई गूगल के सर्च इंजन के ऊपर हमारी वेबसाइट टॉप पर नजर आए। ठीक है। जी, इसमें हम हर तरह की ऑप्टिमाइजेशन को कवर करेंगे, फिक्र नहीं करें, और ये टर्म्स की क्या स्टोरी है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लास के एंड पे पूछ सकते हैं, और जो दूसरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लास के एंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप भी आपके पास आ गया है, आप वहां भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, अब हम जरा ये समझने जा रहे हैं कि भाई एसईओ शुरू कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, और इसकी प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, और व्हाट इज एसईओ। तो ये मैं इधर आ गया जी गूगल पर। यहाँ पर आकर मैं कोई सर्च टर्म लिख देता हूँ, फॉर इंस्टेंस। जी आ जाइए। यहाँ आकर मैंने एक सर्च टर्म लिख दिया, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। तो अब एक पहली चीज तो यह है कि आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम भी समझ में आ जाएगा कि जब हम गूगल पर आकर कोई चीज सर्च करते हैं तो हमें सबसे टॉप पर क्या नजर आता है। तो अब आप देखो तो हमें गूगल ऐड तो नजर नहीं आ रहा अभी इधर लैपटॉप के ऊपर। अगर इसके अगेंस्ट कोई ऐड चल रहा होता तो हमें ऐड पहले नजर आता। मतलब एल्गोरिदम क्या है, तरतीब क्या है, कि सबसे ऊपर गूगल ऐड आता है अगर आपकी सर्च लोकल टाइप की हो। ठीक है। अभी जैसे हमने लिखा ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है। अब गूगल को ऐसा लगा कि जैसे हम अपनी लोकेशन के करीब सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हैं, और अगर मैं इसको कहूँ लोकेशन वाइज सर्च यूं कर दूं मैं, नियर मी। अब जरा देखते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आ गया हमारे पास, कुछ बिजनेसेस आ गए। उसके नीचे जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा एक देख लें, एक ऐड हमें नजर आ ही गया ऊपर। ये बिजनेसेस, अब पहले देखें यहां पर वर्ड लिखा हुआ आ रहा था प्लेसेस। अब यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेसेस। प्लेस, बिजनेस, या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये तीनों चीजें एक ही का नाम है। यानी जो हमारी गूगल लिस्टिंग है उसी को हम बिजनेस भी बोल रहे हैं, उसी को हम प्लेस भी बोल रहे हैं, उसी को हम लिस्टिंग भी बोल रहे हैं, और गूगल उसको टेक्निकली कॉल कर रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है। तो अब सबसे ऊपर तो हमें यहाँ ये नजर आ गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये इसके ऊपर एक ऐड भी चल रहा है। ये ऐड कौन से वाला ऐड है, ये हमारे कोर्स में शामिल है, गूगल ऐड। तो जब हम गूगल ऐड लगाना सीखेंगे और हम गूगल ऐड लगाएंगे तो यहां पर आपका ऐड नजर आएगा। इसके बाद जो नीचे वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक। आपने देखा था पहले 3 रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इस पे ऐड नजर आया, तो जैसे ही इस पर ऐड नजर आया तो ये ऐड वाला रिजल्ट चौथा रिजल्ट बन गया। लेकिन ऐड वाला रिजल्ट कहां पर आएगा, सबसे टॉप पर आएगा। वो जो 3 आ रहे थे वो रैंक हुए हुए थे, वो गूगल पर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से रैंक हुए हुए थे। मगर ये चौथा आपको जो टॉप पर नजर आ रहा है, चौथा आपको जो टॉप पर नजर आ रहा है, ये ऐड की वजह से नजर आ रहा है, रैंकिंग की वजह से नजर नहीं आ रहा। मतलब जब इसका बजट खत्म होगा तो ये नजर आना बंद हो जाएगा। बट वो जो रैंकिंग की वजह से नजर आ रहे हैं वो 100 टाइम्स नजर आते रहेंगे इसी तरह हर सर्च के नतीजे में। अच्छा, जरा थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। तो अब सबसे ऊपर हमारे पास एक वेबसाइट आई है जिसका नाम लिखा हुआ आ रहा है जी माहिर कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट इस वक्त रैंक हुई हुई है वो ये वाली वेबसाइट है। ये एसईओ का रिजल्ट आ रहा है। अगर इस पे जो हमने ऊपर देखा वो ऐड था, ऐड जो था वो पेड था, जबकि ये वाला रिजल्ट पेड रिजल्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ठीक है। इसके बाद ये ओएलएक्स आ रहा है। अभी ओएलएक्स के ऊपर तो बहुत एड्स लगते हैं इसलिए ये आ सकता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसके बाद जो दूसरी कंपनी हमें नजर आ रही है नीचे, वो सोफा कारपेट क्लीनर डॉट कॉम, अजीम सोफा कारपेट क्लीनर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रैंक हुआ होगा। एसईओ में हमारे क्लाइंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसईओ में हमारे क्लाइंट्स हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई उनकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक हो, और उनकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पर अमंग 5 पोजीशंस आ रही है। ये तो एक साइंस हमें समझ में आ गई।
अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से गूगल पर आता हूँ सीधा, सो आज की तारीख में, पहले तो गूगल एससीआरपी पे ही काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चैटबॉट्स आए, खासतौर पर चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी ने एक बिल्कुल डिफरेंट साइज पे काम करना शुरू कर दिया कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसका आंसर करता है। सो चैट जीपीटी के बाद गूगल का भी एआई मोड आ गया, यानी कि चैटबॉट मोड आ गया। और आजकल ये वाला मोड बहुत पॉपुलर है, एआई मोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चैट जीपीटी की तरह इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है गूगल से, पहली इंफॉर्मेशन जो हमने ली है वो एससीआरपी से ली है। एससीआरपी स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो गूगल का पेज है इसको हम एससीआरपी बोलते हैं। एससीआरपी स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अब हमने कहा नहीं भाई, हम जरा गूगल से पूछते हैं थोड़ा सा। अब मैं इस बार एससीआरपी को नहीं फोकस कर रहा, बल्कि मैं यहां से चला गया एआई मोड पर। ये गूगल का जेमिनी की सपोर्ट है इसको। जी, यहां पर हम आए। अब बात हम फिर वही करने लगे हैं, हम फिर वही बात करने लगे हैं, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। ये लिखा जी मैंने, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। बट रिमेंबर कि ये वाली बात अब हम कहाँ लिख रहे हैं? ये वाली बात हम एससीआरपी पर नहीं लिख रहे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे नहीं लिख रहे, बल्कि चैटबॉट की शक्ल में गूगल से पूछ रहे हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए। अब आप जरा देखें, अब अब रिजल्ट्स कैसे नजर आए हैं हमें। अब गूगल ओवरव्यू ने हमें कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है 2026 सोफा क्लीनिंग सर्विसेज लाउड टिपिकली रेंज फ्रॉम 300 टू 500। पहली बात क्या हुआ कि एक बंदा यूजर लिख रहा है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, तो कहता है भाई शायद आपको इस सर्विस की जरूरत है। तो गूगल ने उस सर्विस की कुछ एस्टिमेटेड रेंजेस आपको दी। उसके बाद उसने आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाए दिखाए देखिए, पहले सारा रिजल्ट कहां पर आ रहा था? एससीआरपी के ऊपर। अब लोग चैटबॉट्स पे चले जाते हैं, यानी चैटबॉट से पूछा तो लोगों को लग रहा है कि ये गूगल रेकमेंड कर रहा है। पहले लिस्ट आती थी वेबसाइट्स की, अब आप देखें जरा, अब ये रिजल्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं। ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट नजर आई है हमें, फैजिक कारपेट क्लीनर। कहता है भाई टॉप रेटेड क्लीनिंग कंपनीज। तो अब जिस बंदे को इस सर्विस की जरूरत होगी, जब गूगल के ऊपर इस तरह रिजल्ट आएगा, तो गूगल ये समझेगा कि सबसे अच्छा है। और ये सारे का सारा रिजल्ट उसने किस शक्ल में दिखाया? देखिए, पूरे का पूरा डाटा उसने निकाल कर दे दिया। सो फॉर एसईओ कंसर्न्स के, इसके लिए क्या हमने कोई खास एफर्ट की होगी? सबसे पहले ये समझ लें कि एसईओ, गूगल की एसईओ एक ही तरीके से हो रही है। इस ऐसा नहीं है कि इसको हमने रैंक पे लाने के लिए कोई खास एफर्ट की हुई है, बल्कि हमने एसईओ को प्रॉपरली इस पर अप्लाई किया हुआ है। और सिर्फ एसईओ को अप्लाई नहीं किया हुआ, इसमें हमारे कोर्स के दो मॉड्यूल्स कवर हो रहे हैं, एक एसईओ और एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मॉड्यूल बताया था। जी, कौन सा था भला वो? ये वाला, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। क्योंकि ये रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, आपने देखा ना आपके पास रिजल्ट क्या आने लगा हुआ है। वापस आकर देखें जरा, रिजल्ट क्या आ रहा है? लिस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? गूगल बिजनेस प्रोफाइल नजर आ रही है, और वो बता क्या रही है कि इसका इसका जो रिव्यू है वो क्या है? 5 स्टार। और इसके टोटल रिव्यूज कितने हैं? 769। का मतलब हुआ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आकर लोगों ने इसको रिव्यू किया कि ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सेलर है, और इसके ऊपर इतने सारे रिव्यूज आने लगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल एआई रिजल्ट्स में जो डाटा दिखा रहा होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक फैक्टर ये है कि लोकली तौर पर आपका ट्रस्ट कितना ज्यादा है, लोग आप पे ट्रस्ट कितना ज्यादा करते हैं। तो ये ट्रस्ट बिल्ड कहां से कर रहे हैं आप? अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर। यानी हम अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं? अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने वेबसाइट बनवा ली, मगर उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ट्रस्ट तो नहीं होगा। लोगों को उस पर ट्रस्ट कैसे बनेगा? उसके बाद उसने इस वेबसाइट को विजिट किया, और इस वेबसाइट के अंदर से जब किसी बंदे ने लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, तो गूगल को लगा कि भाई इसको इसकी सर्विस की जरूरत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसकी सारी डिटेल्स देनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स उसने कैसे निकाली? ये सारा डाटा उसने उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल और उसकी वेबसाइट में से निकाला।
कई लोग ये समझते हैं कि ये सारी एफर्ट करने के लिए हमें कुछ अलहदा करना है। नो डाउट हमें वेबसाइट को आज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है। क्या स्टैंडर्ड्स हैं आज के? आज के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो विजिटर के साथ कम्युनिकेट करती है, बजाय इसके कि आपकी वेबसाइट एक टिपिकल किस्म की वेबसाइट हो। आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि कोई बंदा कुछ क्यूरी लेकर आए तो उसके हर सवाल का जवाब उसके पास हो। यानी हम ये कहेंगे कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जब आए तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में कन्वर्सेशनल मोड में सारा कंटेंट लिखा हो, यानी उसके हर सवाल का जवाब उनकी वेबसाइट पे मिल जाए। तो ये है आज की लेटेस्ट एसईओ। लेकिन लेटेस्ट एसईओ करने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जिसको अभी हम और आगे जाकर भी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एनीवेज और भी रिजल्ट्स नजर आए हैं। अब ये दूसरे नंबर पर क्या दिखाया उसने? अब आपने एक चीज नोट की, जब एससीआरपी पर रिजल्ट देखा तो उसने माहिर को दिखाया। मैंने कहा उसने माहिर को दिखाया ना। लेकिन जैसे ही हमने गूगल ओवरव्यू से ये बात जाकर पूछी, एआई ओवरव्यू में जाकर ये क्वेश्चन किया, तो उसने वेबसाइट दूसरी दिखाई, हमें फैजी को दिखाया। का मतलब क्या हुआ कि उसने सारे फैक्टर्स को फिर कैलकुलेट किया। क्योंकि अगर आप नोट करें तो फैजी के रिव्यूज कैसे आ रहे हैं? 5 स्टार। और माहिर के रिव्यूज कैसे आ रहे हैं? 4.2। उसके बाद ये तीसरी, अभी आप देख रहे हैं कि उसने रिजल्ट्स दिखा दिए। तो गूगल ओवरव्यू इस तरीके से रिजल्ट दिखा रहा है। ये है एआई। लेकिन एआई ने किया क्या है? एआई ने भी आपकी वेबसाइट में से ही डाटा निकाला है, लेकिन उसने सारे कंसर्न्स को देखा। क्या आपकी वेबसाइट कन्वर्सेशनल वेबसाइट है? क्या आपकी वेबसाइट की गूगल बिजनेस प्रोफाइल है? उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कितना लोग ट्रस्ट बाय करते हैं? चलिए अब आ जाते हैं जरा वापस। वेबसाइट के मुतालिक हम कितना जानते हैं? देखिए, एसईओ करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला कंसर्न है वो वेबसाइट का है। यानी हम क्या रहे हैं कि भाई हमने रैंक किसको करना है? हमने किसे रैंक करना है? हमने वेबसाइट को रैंक करना है। तो अगर मैंने वेबसाइट को रैंक करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ काम जाकर वेबसाइट के ऊपर करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? मतलब कुछ चेंजेस मुझे वेबसाइट पर करनी पड़ेंगी, तभी हमारी वेबसाइट रैंक होगी। अब आपने जो वेबसाइट पे जाकर अपना काम करना है, अगर आप वेबसाइट में कंफर्टेबल ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज वेबसाइट। और हम सब लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, क्या वेबसाइट के मुतालिक क्या जानते हैं? क्योंकि जब तक हम वेबसाइट के मुतालिक कंफर्टेबल नहीं होंगे उस वक्त तक तो हम ये कर ही नहीं सकते। एक स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन है, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि वो डोमेन और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को कैसे लेते हैं। और जो क्लासरूम में मौजूद हैं वो भी मुझे बताएं। आप मुझे टेक्स्ट कर दें असद, और जो बाकी के लोग हैं वो मुझे यहाँ बताएंगे। जी। व्हाट इज डोमेन? जानते हैं डोमेन क्या होती है? ओके, असद आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। गुड। चलिए जी, अब हम जरा आगे चलते हैं। इन्होंने मुझे बताया, जी, इन्होंने मुझे बताया कि डोमेन जो है ना वो हमारा नेम है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, डोमेन एंड होस्टिंग। भाई आपने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखानी है। जिस तरह हम लोकली कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपनी कंपनी को किसी सरकारी महकमे से रजिस्टर करवाते हैं, डिपार्टमेंट बना होता है कि भाई ये नाम ले लें, ये वाली ब्रांड आप ले लें। जरा बंद कर दें, इसको मैं बंद कर दूं। इसी तरह जब आपने ऑनलाइन काम करना है तो आपको अपना कंपनी नेम रजिस्टर करवाना है, दैट इज डोमेन। ऑनलाइन जो आपका नाम है, जैसे पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है तो इनका जो ऑनलाइन नाम है वो peaksolutions.edu.pk है। जियो की जो वेबसाइट है उसका जो ऑनलाइन नाम है वो है jio.tv। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक डोमेन नेम खरीदना है।
तो फॉर इंस्टेंस हमने डोमेन नेम खरीदा और डोमेन का नाम दो हिस्सों पर होता है, डोमेन डॉट एक्सटेंशन। पीक सॉल्यूशंस ये है डोमेन नेम, .edu.pk ये क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन, ये हमारे पास डोमेन एक्सटेंशन है। अच्छा, अब google.com, तो ये जो .com है ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, और गूगल क्या है, डोमेन नेम। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई हमने जो नाम अपनी बिजनेस का नाम रखा हुआ है ऑफलाइन, क्या वो नाम ऑनलाइन अवेलेबल भी है कि नहीं है। इसकी जो पॉपुलर डोमेन है, सबसे ज्यादा पॉपुलर डोमेन जो है वो .com है, उसके बाद .org, इस तरह बहुत सारी और डोमेन्स भी हैं। लेकिन अगर हम एसईओ के हिसाब से बात करें तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डोमेन और ट्रस्टेड डोमेन होती है एसईओ के लिए, दैट इज .com। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें कौन सी डोमेन मिले, .com की डोमेन, यानी हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें .com की डोमेन मिले। लेकिन .com की डोमेन इतनी पॉपुलर होती है कि जब किसी ने वो ले ली होगी तो आपको दोबारा तो नहीं मिलेगी, तो फिर हम दूसरी डोमेन्स में जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जब कोई वेबसाइट आएगी और मुझे कहें जी हमारी वेबसाइट का नाम है peaksolution.edu.pk, मुझे पता लग गया दैट इज डोमेन नेम। अब peaksolution.edu.pk का जो कंटेंट है वो भी तो सेव होगा, जैसे हमारी लैपटॉप के ऊपर डाटा सेव हुआ है, इसी तरह ये वाला कंटेंट भी तो किसी जगह पर सेव होगा। तो इसके लिए हम कंपनी से जहां से डोमेन लेंगे या किसी और उसी तरह की कंपनी से जो स्पेस परचेज करेंगे अपने कंटेंट को सेव करने के लिए ऑनलाइन 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, 30 डेज अ मंथ, 365 डेज, कि भाई हर वक्त ये लाइव रहे, दैट इज अ स्पेस, वो हमें खरीदनी है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड होस्टिंग। उस स्पेस को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें हो गई, सबसे पहले हमने डोमेन नेम खरीदी, उसके बाद हमने स्पेस परचेज की, फिर हमने किसी वेब डेवलपर से वेबसाइट बनवाई और अपनी वेबसाइट को उसके अंदर लाइव कर लिया। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच गए कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। अब हमने एक वेबसाइट का नाम रख लिया भाई abc.com, हमने कहा भाई ये हमारी वेबसाइट है। अब अगली बात क्या आ गई कि वेबसाइट गई डेवलपर के पास, कि किसी भी डेवलपर ने उस वेबसाइट को बनाना है, तो उसने हमें वेबसाइट बनाकर दी। तो अब हम पहले ये समझ लें कि वेबसाइट के हमारे पास कितने मॉडल्स हैं डेवलप करने के। एक तो हमारे पास है CMS। जी, एनीबॉडी नोज कि CMS क्या चीज है, आप में से कोई बताएगा? CMS किसका एब्रीविएशन है? असद आप बताना चाहें तो आप भी बता सकते हैं। CMS क्या? हाँ जी, क्या लिखा जी मैंने? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब हमारे पास ना दो तरह की वेबसाइट्स हैं। कुछ वेबसाइट्स बनती हैं CMS में, जो हमने बताया एब्रीविएशन है, असल में ये हैं क्या, कौन सी वेबसाइट्स हैं? शॉपिफाई की वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट, विक्स में बनी हुई वेबसाइट, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे के सारे CMS बेस्ड मॉडल्स हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है वो वर्डप्रेस का है, और जो सेकंड पॉपुलर मॉडल है जिसमें हम सेलिंग करते हैं वो शॉपिफाई का है। हालांकि शॉपिफाई भी वर्डप्रेस की टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जो दूसरा मॉडल है वो है कोडिंग वाला। अच्छा, ये हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है, ये बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। देखिए, जब हमने किसी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करनी है, तो कोई अगर हमें अपनी वेबसाइट देगा कि भाई मेरी वेबसाइट रैंक नहीं है, आपने इसको रैंक करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसमें जाकर मेजर चेंजेस जो हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर करनी है। मेजर चेंजेस हमने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर करनी। अब हम वेब डेवलपर नहीं है, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं। सो एसईओ एक्सपर्ट इज नॉट अ वेब डेवलपर, और वेब डेवलपर भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं होता। तो अब हम क्या समझें कि भाई इस काम करने के लिए क्या हमें हेल्प की जरूरत है एक डेवलपर की,
क्या हमें अपने साथ डेवलपर को एसोसिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम तो वेबसाइट नहीं जानते? नहीं, हमें वेबसाइट की इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हम वेबसाइट में जाकर एसईओ वाली चेंजेस अप्लाई कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि सीएमएस की वेबसाइट कैसी होती हैं और कोडिंग की वेबसाइट कैसी होती हैं। एक चीज याद रखिएगा, एनीवेज चाहे आपकी वेबसाइट सीएमएस हो, चाहे आपकी वेबसाइट कोडिंग हो, हर वेबसाइट की कोडिंग होती है, क्योंकि कोई भी चीज बनी हुई है लैंग्वेज में ही बनी होगी ना। तो जो भी चीज लैंग्वेज में बनी होगी वो कोडिंग में बनी होगी। आज की तारीख में आज तक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, शायद ये आपको वेब डेवलपर नहीं बताएगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोडिंग है वेब डेवलपर आपको हमेशा बताएगा। अगर वो वर्डप्रेस में काम करेगा तो वो कहेगा वर्डप्रेस से अच्छा कुछ नहीं है, और अगर वो कोडिंग में काम कर रहा होगा तो वो कहेगा कोडिंग से अच्छा कुछ नहीं है। कोई शॉपिफाई की वेबसाइट पे काम करता होगा, एक्सपर्ट होगा, वो कहेगा भाई आपको कुछ भी हो शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी चाहिए। शॉपिफाई की वेबसाइट बेसिकली शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट नहीं है तो आपको शॉपिफाई की वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग एसईओ हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो हम किसी भी चीज को क्रिटिकली देख रहे होते हैं। हम जैसे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनकी वेबसाइट्स पे काम करते हैं। किसी की वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, किसी की कोडिंग की वेबसाइट होती है, तो सबसे ज्यादा हम किसको रेकमेंड करते हैं? हम किस तरह की वेबसाइट को रेकमेंड करते हैं कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा अच्छी वेबसाइट? हम रेकमेंड करते हैं हमेशा, देखिए, हम एट द एंड ऑफ डे किसी ने मुझे ये नहीं कहना मुझे वेबसाइट बना कर दो, उन्होंने मेरे पास अपनी बनी बनाई वेबसाइट लेकर आनी है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे ये एडवाइस लेगा, अगर कोई हमसे ये एडवाइस लेगा कि भाई हमारी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, तो इस एडवाइस के लिए हम हमेशा उसको ये कहेंगे कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट करना है तो आप कोडिंग की वेबसाइट बनाएं इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस की वेबसाइट। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आप अगर कस्टमाइजेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर चीज आपके कंट्रोल में हो, तो आप कोडिंग की वेबसाइट में फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जबकि जो सीएमएस की वेबसाइट होती है वो एक रेडीमेड टेम्पलेट के ऊपर बनी हुई वेबसाइट होती है, और उसमें हम कस्टमर्स की चॉइस के मुताबिक, कंसेंट के मुताबिक कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। और इसी तरह वर्डप्रेस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उन लिमिटेशंस में रहते हुए ही हमें काम करना होता है। अच्छा, अब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है अगर, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई देखें, एक बंदा मुझे कहता है भाई ये मेरी abc.com की वेबसाइट है, तो आपने इसकी एसईओ करनी है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई हम इसकी एसईओ करें, कैसे करें, इसकी एसईओ किस तरह होनी चाहिए? क्या वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, क्या वो सीएमएस में बनी हुई वेबसाइट है, क्या वो कोडिंग में बनी हुई वेबसाइट है? ये भी याद रखिएगा कि ये जो सीएमएस वर्डप्रेस का सीएमएस है, ये बैक एंड पर पीएचपी की कोडिंग यूज करता है, हमारा रिलेशन नहीं है। एक चीज ध्यान में रखें, वी आर नॉट कंसर्न विद लैंग्वेज, वी आर नॉट कंसर्न विद वेब डेवलपमेंट, बट एसईओ को समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मैं खुद वेब डेवलपर नहीं हूं, बट मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं ना, यानी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो मुझे यही चेक करना है कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी जो वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं है कि मैं क्लाइंट से पूछूंगा कि भैया आपने वेबसाइट वर्डप्रेस में बनवाई है कि कोडिंग में बनवाई है। मैं खुद से ऑनलाइन चेक करना चाहूंगा कि भाई ये वेबसाइट किस में बनी है। जरा हम यूं करते हैं, जरा ऑनलाइन होते हैं जी। यहां पर आए हम, ये यहां पर आकर ना मैं एक सर्च टर्म टाइप कर रहा हूं, ऑनलाइन सीएमएस डिटेक्टर। बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हमारे सामने। सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है सीएमएस डिटेक्ट, वेबसाइट का नाम है जी सीएमएस डिटेक्ट.com। इसका क्या मतलब हुआ? हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें ये डिटेक्ट करने वाले हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो किस में बनी हुई है। सो मैंने इस वेबसाइट को खोला जी, यहां पर जरा लिखते हैं दराज। आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि जो मैंने ये कहा कि भाई कोडिंग की वेबसाइट अच्छी होती है, क्योंकि दराज से अच्छी वेबसाइट तो कोई नहीं हो सकती, बड़े मॉडल की वेबसाइट। तो दराज की वेबसाइट किस में बनी हुई है आज की तारीख में? ये एक पॉपअप आया, आप इसे बेशक बंद कर दो।
बंद नहीं हुआ अभी मुझसे, मैं इसे बंद कर दूं। मैसेज पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द CMS यूज बाई दराज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई दराज जो है वो CMS को इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब वो CMS इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर किसे इस्तेमाल कर रहा है? कोडिंग। इसका मतलब दराज की वेबसाइट किसमें बनी हुई है? कोडिंग की वेबसाइट। यानी सबसे बड़ा ट्रस्ट हमें मिल गया, सबसे बड़ा ट्रस्ट हमें मिल गया कि इसकी वेबसाइट किसमें बनी हुई है? कोडिंग में बनी हुई है। कोडिंग की वेबसाइट। अब मैं एक और वेबसाइट, अब आम यूजर्स की वेबसाइट खोल लेते हैं। ये शेफ पॉइंट, इसे भी हमने क्लिक किया और खोला। जब आप किसी शॉपिफाई की वेबसाइट को भी खोलेंगे, अभी मैं एक शॉपिफाई की वेबसाइट को खोलता हूं, ठीक है जी। ये इनके मेरा ख्याल है कोई वेबसाइट के साथ कोई इशू है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रही। ओके, हम दूसरी ले लेते हैं, पीक सोल्यूशन की ले लेते हैं। अब जरा एक शॉपिफाई की वेबसाइट को भी देखते हैं। ये ना मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं, पहले मैं खोल रहा हूं, मैं देख लूं कि ये वही वेबसाइट है ना जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये शॉपिफाई की वेबसाइट है। पहले उससे देखते हैं जो रिजल्ट अभी हमने देखा था जी। जरा देखिए क्या कह रहा है वो, कि वेबसाइट किस में बनी हुई है? वू कॉमर्स, ठीक है। ओके, जरा नीचे आए, इस ग्राफ को देखते हैं हम पहले। क्या लिखा हुआ है? 9.1%, जस्ट 10%, मैक्सिमम 10% पार्ट जो है ये वू कॉमर्स आल्सो CMS। वू कॉमर्स इज आल्सो CMS, यानी टेम्पलेट है ये भी। वर्डप्रेस भी टेम्पलेट है, विक्स भी टेम्पलेट है। लेकिन अगर आप इस पूरी वेबसाइट की कंस्ट्रक्शन को देखें तो आपको क्या पता लग रहा है कि इसका ज्यादा पार्ट किसमें बना हुआ है? इसमें बना हुआ है। ये किस कलर किसके पास जा रहा है? वर्डप्रेस के पास। नीचे देखें, स्क्रीन पर देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है। ये है ना वर्डप्रेस लिखा हुआ, यही कलर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली वेबसाइट किसमें बनी हुई है? वर्डप्रेस में बनी हुई है। बट स्टिल शो किसमें कर रही है? वूकॉमर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वूकॉमर्स वालों ने वर्डप्रेस की टेम्पलेट परचेज करके अपने प्लेटफॉर्म से इस CMS को सेल किया होगा। लेकिन वेबसाइट किस में बन रही है? वर्डप्रेस में। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जो शॉपिफाई की वेबसाइट है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट से बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही है ना, शॉपिफाई की सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं। सो अब मैं यहां पर एक और वेबसाइट ऐड करने वाला हूं जी। मैंने लिखा डिमास्कस किंग्स, तो डिटेक्ट CMS, इस पर क्लिक किया। देखते हैं ये किसमें बनी हुई है। क्या लिखा हुआ है जी, किसमें बनी हुई है? शॉपिफाई में बनी हुई है ये, ठीक है। फिर यहां आकर देखें कितना परसेंट शॉपिफाई में बना हुआ है, तकरीबन 14%। सो बाकी का हिस्सा किसमें बना हुआ है? किसमें बना हुआ है? वर्डप्रेस में बना हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी CMS में खोलता जा रहा हूं, सारे CMS के बैक एंड पर क्या निकल रहा है? वर्डप्रेस निकल रहा है। इसीलिए मैं कहता कि CMS में सबसे पॉपुलर जो है वो वर्डप्रेस है। लेकिन फिर जब लोग ये कहते हैं कि शॉपिफाई इज मोर बेटर देन वर्डप्रेस, उसका मकसद, उसका मतलब ये है कि भाई ये शॉपिफाई वालों ने इनकी टेम्पलेट को खरीदा और इनकी टेम्पलेट को पॉलिश किया। वो जो सेटिंग्स उसमें जाके करनी पड़ती हैं इसमें उन्होंने ऑटो कर दी। वो जो यूजर्स को खुद करनी पड़ती हैं वो सारी चीजें इन्होंने अपने प्लगइन्स, अपने एप्स लगाकर इसके अंदर ऐड कर दी। तो इस वजह से ये वाली साइट जो है बेहतर वेबसाइट है। तो अब ये तो एक कंपैरिजन हो गया, डिटेक्ट भी हो गया, हमें पता भी लग गया कि कैसे पता लगता है। अब आप देख रहे हैं कि हमने बात कहां से शुरू की हुई है। भाई हमने ऐसा नहीं हमने ऐसे नहीं करना कि SEO तो सीधा गाड़ी का गियर SEO में डलने वाला है। हाँ, क्योंकि अगर हमारा SEO का गियर लगेगा पहला तो हम तो SEO की थ्योरी समझ लेंगे, SEO को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने SEO करनी है तो खुद करनी है, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है।
यानी आपको वेब डेवलपर की सपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम क्या करने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम खुद से वेबसाइट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाले, क्योंकि जब तक हमें, और वेबसाइट अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ द डे हम इस काबिल हों कि हम वेब डेवलप करना शुरू हो जाए। हम एसईओ का कोर्स करने के बाद भी वेबसाइट डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी की वेबसाइट हमारे पास आएगी तो हम इस काबिल जरूर होंगे कि हम उसमें चेंजेस कर सकें। क्योंकि अगर हम वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते। अभी किसी भी टाइम हमारा क्लास जो है ना वो एंड होगी, आज हम इतनी ही इंट्रोडक्शन की क्लास रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा अगला कंसर्न क्या है। पहली चीज तो ये है कि एज ए एसईओ एक्सपर्ट मैंने क्या रिकमेंड किया कि अगर कोई क्लाइंट मुझे ये कहे कि भाई अभी तो वेबसाइट बनाई नहीं है, आपसे एसईओ भी करवाएंगे, आप मुझे बताएं वेबसाइट किस में बनाऊं, तो हम उसे हमेशा ये कहेंगे कि आपकी वेबसाइट पीएचपी में होनी चाहिए, और पीएचपी के अंदर आप अपना सीएमएस बनाएं। यानी पीएचपी के वेबसाइट के अंदर आप डेवलपर से कहें कि मुझे सीएमएस बना कर दो, उसका बना हुआ सीएमएस एडिटेबल भी होगा और कस्टमाइज्ड भी होगा, और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। जबकि वर्डप्रेस